छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसकी हमें जांच करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है टी वर्ग माइनस 3। ये जो हमें दिया गया है ये भाजक है और ये भाज्य है। तो यह बहुत ही सिंपल होता है। अगर हमने इस संख्या को इससे भाग दिया और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो यह इसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये जो हमें दिया गया है भाज्य 2t पर 4 की घात धन t पर 3t पर 3 की घात माइनस 2t पर 2 की घात माइनस 9t माइनस 12, इसको भाग देना है t वर्ग माइनस 3 से। तो अब हमें भाग का चिन्ह बनाकर इसको भाग देना है। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बनाएंगे। तो ये हमारा भाग का चिन्ह है। इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है जो भाज्य है, इसको आपको अंदर लिखना है, भाग के चिन्ह के अंदर लिखना है, और जो छोटी संख्या है इसको आपको भाग के चिन्ह के बाहर लिखना है। बहुत ही सिंपल है। जो जिसमें आपको बड़े पद दिखाई दें, यानी जो ज़्यादा पदों वाली संख्या होगी उसको आपको क्या करना है, अंदर लिख देना है, और छोटे पदों वाली संख्या जो है उसको बाहर यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो बड़े पदों वाली संख्या है 2t पर 4 की घात धन 3t पर 3 की घात माइनस 2t पर 2 की घात माइनस 9t माइनस 12। छोटी संख्या जो है इसको हम इस तरफ लिखेंगे, t पर 2 की घात माइनस 3। अब यहाँ से आपको भाग की विधि जो है उसको शुरू करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहला पद यहाँ देखना है और पहला पद यहाँ देखना है, और दोनों में कमी देखना है कि किस चीज़ की है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 2t पर 4 की घात, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है t पर 2 की घात। तो इन दोनों में से यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 2 लिखा है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लिखा है। इसका मतलब 2 की कमी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसमें और देखते हैं और क्या कमी पड़ रही है। यहाँ पर t पर 4 की घात है लेकिन यहाँ पर t पर 2 की घात है। तो t पर 2 की घात की कमी और है। यदि हम t पर 2 की घात इसे और दे दें तो ये जाके t पर 4 की घात बनाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने t पर 2 की घात और दे दी। तो जब t पर 2 की घात का गुणा t पर 2 की घात में होगा तो ये t पर बनेगी 4 की घात। तो इस तरीके से हम कमी इसमें दोनों में निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पद जो है उसमें कमी निकाल ली है, और उसके बाद जो कमी है उसको आपको ऊपर लिखना है। अब ये जो कमी आई हुई है इसका गुणा इसमें भी होगा और इस कमी का गुणा इसमें भी होगा। तो सबसे पहले हम इस कमी का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। 2 संख्या का गुणा इसमें संख्या में होगा लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों। t पर 2 की घात यहाँ पर है, t पर 2 की घात यहाँ पर है, तो ये आएगी t पर 4 की घात। अब इसका गुणा इसमें तो हो चुका है, अब इसका गुणा इसमें भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर प्लस माना जाता है। तो सबसे पहले होगा चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस का बनेगा माइनस, फिर होगा अंकों का गुणा, 3 दूनी 6 और t का होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 3 दूनी 6, सबसे पहले प्लस माइनस का हुआ माइनस, और 3 दूनी 6 और t स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ये वाली जगह क्यों छोड़ दी। तो इसके पहले मैंने आपको बताया है 4 की घात के नीचे आपको 4 की घात लिखना है, 3 की घात के नीचे आपको 3 की घात लिखना है, और 2 की घात के नीचे आपको 2 की घात। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि t वर्ग का गुणा संख्या में होगा तो t वर्ग ही आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर वर्ग के नीचे वर्ग लिखा हुआ है। अब इसको आपको घटाना है तो मैं एक लाइन खींचूंगा। इसके बाद घटाने की प्रोसेस जो है, जिनका ओरिजिनल चिन्ह होता है उसमें गोला लगा के आप उसका विपरीत चिन्ह बनाएंगे। जैसे यहाँ जिसका ओरिजिनल चिन्ह प्लस है तो प्लस में आपको क्या करना है, गोला लगा देना है और इसमें लिखना है माइनस। इसी तरीके से ये माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 2 पर t की घात प्लस का और उतना ही माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिखता हूँ। यहाँ पर 3t पर घन है तो आप इसको सबसे पहले लिखोगे 3t घन
इसके बाद माइनस 2t वर्ग है लेकिन प्लस का 6t वर्ग है, तो आपको देखना है प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का ज़्यादा है, तो प्लस का ज़्यादा है 6। अब कितना ज़्यादा है इस 2 से, तो आंसर है 4 ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस 4t वर्ग। बाकी यहाँ पर जो बचा है उसको लिखते हैं माइनस 9t और माइनस 12। अब इसके बाद फिर से वही प्रोसेस दोहरानी है आपको। पहला पद यहाँ पर देखना है और पहला पद यहाँ पर देखना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 की कमी पड़ रही है, प्लस के कि माइनस के, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, तो प्लस के जो है 3 की कमी यहाँ पर पड़ रही है। अब यहाँ पर आपको और देखना है और किस चीज़ की कमी है, तो यहाँ पर टी घन है लेकिन यहाँ पर तो टी वर्ग ही है, तो एक टी की और कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टी, तो 3t। अब यहाँ पर आप देखोगे कि t का गुणा t वर्ग में हो जाएगा, तो 2 की घात और 1 की घात बन जाएगी ना 3 की घात, और यहाँ पर 3 थे तो 3 हमने पहले ही लिख दिया है। अब 3t का गुणा इसमें होगा तो आएगा 3t घन, और प्लस माइनस का बनेगा माइनस, और 3 तिरका 9t, तो यहाँ पर माइनस 9t, क्योंकि t के नीचे t ही लिखा जाएगा, 3 की घात के नीचे 3 की घात, आपको ये खासकर ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और t ही रहेगा, इसलिए इसके नीचे इसको नहीं लिख सकते माइनस 9t को, आपको t के नीचे ही t लिखना पड़ेगा। इसके बाद लाइन खींचता हूँ मैं, इसके बाद घटा देते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस का 9t प्लस का 9t ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 3t घन है, माइनस का 3t घन है, तो ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। इसको इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर और यहाँ पर देखना है, पहला पद और पहला पद देखना है और कमी देखना है। यहाँ पर t वर्ग है तो यहाँ पर भी t वर्ग है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 की कमी पड़ रही है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 4 का गुणा t वर्ग में होगा तो ये हो जाएगा 4t वर्ग, और यहाँ पर प्लस माइनस का बनेगा माइनस, और 4 दिया 12, तो ये बहुत ही सिंपल है समझने में। अब यहाँ पर लाइन खींचने के बाद ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देते हैं, और ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर देना। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो शेषफल कितना आया है 0, और यदि शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, तो ये वाला जो बहुपद था ये इसका गुणनखंड है, तो इसको हम लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आप चाहें तो बहुपद को भी लिख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरीके से जांच हो जाती है, यदि हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होता है। आप यहाँ चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल 0 है अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। इसके कई तरीके होते हैं, तो इसके बाद हम लोग